नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा फास्ट न्यूज में। चलिए बात करते हैं फटाफट ताजा 10 खबरों के बारे में। गजेंद्र पर गहलोत भले इतना निकम्मा नकारा मंत्री है, वो ईआरसीपी पर बयानबाजी करते हैं। राजस्थान में ईडी का प्रयोग फेल, सोने चांदी की धनी दौड़ी कौन। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर निकम्मा नकारा शब्द की एंट्री हो गई। इसलिए सीएम शैलो गहलोत ने आज रामनिवास बाग में जयपुर में कई प्रोजेक्ट के शिलान्यास लोकार्पण के मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को निकम्मा नकारा कहते हुए ईस्टर्न राजस्थान के लिए राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं देने पर केंद्र को निशाने पर लिया है। गहलोत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा करके भी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया। राजस्थान ने 25 सांसद जिताकर दिए, क्या एक परियोजना को भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया कर सकते। मंत्री यहाँ का कहना है कि इसका निकम्मा नकारा मंत्री है, तो हमारा अपना जोधपुर का एमपी क्या एक परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा सकता। बहानेबाजी करते हैं कि लोगों को भ्रमित करते हैं। 25 एमपी क्या कर रहे हैं। अगर इन एमपी को पूछा जाए जनता से आप क्या विश्वास किया जाए तो आप कहां पर कर गया है, इसके पास आपका कोई जवाब नहीं है। सरकारें बदलने का जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ा। गहलोत ने कहा, अब सरकार बदल जाती है तो इतना बड़ा लगता है कि सोच नहीं सकते। अब सोचने को लगता है कि सरकार बदलने से कितना नुकसान होगा। हमारी रिफाइनरी 38 करोड़ की थी, जिसे लगातार 72 करोड़ की हुई। आप सोच सकते हैं नुकसान कितना होगा। नुकसान आम जनता के पैसों का हुआ है। सरकार बदले में मात्र कितना नुकसान हुआ है, ऐसे में कोई काम नहीं गिना हो सकती। जो सरकार बदलने के काम बंद किए गए हैं। हरदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है। अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने जयपुर में वादा करके भी नहीं निभाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईआरपीसी की योजना पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के वक्त में की है, लेकिन अब बंद नहीं कर सकते। हम उन्हें वक्त की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें दुख है कि ईआरपीसी इसमें जोधपुर भी शामिल है। इससे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं मिला। ईआरसीपी ने 13 जिले हैं। खुद प्रधानमंत्री ने इसी जयपुर में वादा किया था कि ईआरपीसी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखूंगा। मांग किसकी थी? वसुंधरा राजे की थी। मुझे दुख होता है कि प्रधानमंत्री कोई वादा करे और आप पूरा नहीं करे। देश में 16 राष्ट्रीय परियोजनाएं चल रही हैं। एक परियोजना राजस्थान की भी हो सकती है। राजस्थान ने 25 एमपी दिए, इसके बावजूद भी ईआरपीसी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया। राजस्थान में ईडी का प्रयोग फेल। गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में संविधान की धज्जियां उड़ रही है। ईडी इनकम टैक्स दबाव में आने का काम कर रही है। न चाहते हुए भी ईडी इनकम टैक्स लोगों के घरों में घुसना पड़ रहा है। तंग करते हैं। राजस्थान में ईडी का प्रयोग सबके लिए देखा गया, लेकिन सारे फेल हो गए हैं। अखबारों में ईडी की बातें चल रही हैं। कहीं चांदी मिल रही है तो कहीं सोना मिल रही है, कहीं पैसे मिल गया तो इसका कौन धनी दौड़ी है, इसका क्या पता। सरकार का मंत्री अफसर पकड़ा गया, क्या इसका दलाल है, क्या खोजने की बातें हैं। इसको दलाल खोजना पड़ते हैं। आप सोच सकते हैं कि लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, हमें किसकी क्या मुकाबला करना है। अब रिटायरमेंट से पहले कर्मचारी को 3 प्रमोशन। पुरानी स्कीम कैसे बदलेगी? 7 लाख कर्मचारी की तकदीर कौन होंगे? दायरे में क्या केंद्र अटका? राजस्थान में 7 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट से पहले कम से कम 3 प्रमोशन का रास्ता खुल गया है। गहलोत कैबिनेट ने कर्मचारी को प्रमोशन की 31 साल पुरानी व्यवस्था लागू कर दी है। इस व्यवस्था के तहत कर्मचारी को 9, 18 और 27 साल के पहले पे स्केल अनुसार प्रमोशन मिलेगा। बुधवार को आए इस निर्णय के कर्मचारी के मन में कई सवाल है। वर्तमान कर्मचारी को इससे क्या फायदा होगा? क्या 2006 के बाद हुई भर्ती कर्मचारी को बैक अपडेट से व्यवस्था का लाभ मिलेगा? कौन से कर्मचारी दायरे में आएंगे? इस व्यवस्था कब लागू होगी? पहले जान लेते हैं कि पुरानी वाली सिलेक्शन स्केल व्यवस्था। दरअसल सरकारी कर्मचारी को प्रमोशन की लिहाज से 31 साल पहले अलग व्यवस्था थी। 25 जनवरी 1992 को 9, 18 और 27 साल की सर्विस पर प्रमोशन पोस्ट के लिए पे स्केल दिए जाने का प्रावधान लागू किया गया था। यह व्यवस्था खास तौर पर कलर ग्रेड के कर्मचारी के लिए लागू की गई थी। इसके तहत अगर कर्मचारी को 9 साल के भीतर प्रमोशन नहीं हुआ तो इसी व्यवस्था के तहत 9 साल में कम से कम पहला निश्चित प्रमोशन मिल जाता है। इसके तहत कर्मचारी को अपनी एक सर्विस में कम से कम 3 प्रमोशन मिल जाते हैं। उसी के तहत उच्च पदों पर पदोन्नति साथ साथ कर्मचारी की तनख्वाह यानी ग्रेड भी बढ़ जाता है। 2006 में लागू हुई थी एपीसी व्यवस्था। 2006 के छठे वेतन में आयोग की सिफारिशों लागू करते समय सिलेक्शन स्केल व्यवस्था बंद कर दी गई थी। इसकी जगह एपीसी व्यवस्था लागू की गई। एपीसी यानी कि कैरियर प्रोजेक्शन। केंद्र सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर 10, 20 और 30 साल की सर्विस होने पर एक हायर पे स्केल लेने का प्रावधान किया है। इससे कर्मचारी को हर साल 10 से हायर पे स्केल को लाभ मिल जाता है, लेकिन उसका कार्डर नहीं मिलता है। क्या फर्क है दोनों व्यवस्था में? वरिष्ठ कर्मचारी नेता और पदोन्नति मामलों में जानकर रविंद्र पाकिर बताते हैं कि दोनों व्यवस्थाओं का अंतर इस तरह समझा जाता है कि नई व्यवस्था एसीपी से बिना प्रमोशन हुए केवल अगले वेतनमान का लाभ मिलता है, यानी कि जो क्लर्क उसकी पोस्ट क्लर्क ही रहेगी, बस तनख्वाह बढ़ेगी। लेकिन पुरानी व्यवस्था सिलेक्शन स्केल में प्रमोशन के साथ साथ नए वेतनमान का भी लाभ मिलता था। हरियाणा सीएम का नाभा हाउस का औचक निरीक्षण। नई दिल्ली में आज की संपत्ति का किया मुआयना, प्रॉपर्टी यूज की प्लानिंग बनाने के निर्देश। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे के दूसरे दिन नाभा हाउस का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। वहां उन्होंने स्टेट प्रॉपर्टी का मुआयना किया। साथ ही सीएम ने राज्य की संपत्ति का बेहतर इस्तेमाल किए जाने की अधिकारियों को योजना बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।
सीएम मनोहर लाल इन दिनों 2 दिवसीय फरीदाबाद दिल्ली दौरे पर हैं। पहले दिन उन्होंने फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की मीटिंग में हिस्सा लिया। महिला सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे सीएम। संसद में नारी शक्ति संबंध बिल पास होने पर महिला सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महिलाओं के लिए ऐतिहासिक बिल लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा धन्यवाद करता है। हरियाणा में हमारी सरकार से पहले ही महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया गया था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के लिए इस फैसले से आधी आबादी का हक मिलना सुनिश्चित होगा। 2015 में पानीपत की धरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया था। आज उस कार्यक्रम के सुखद परिणाम हम आप सामने आ चुके हैं। महिलाओं के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है। 878.23 करोड़ के बजट को दी मंजूरी। FMDA की चौथी मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए बैठक सीएम ने फरीदाबाद शहर के विकास को गति देने के लिए वर्ष 2023 से 24 के लिए कुल 878.23 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी। मीटिंग में केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता मौजूद थे। सांसदों के साथ मिलकर किया डिनर। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की मीटिंग के बाद सीएम मनोहर लाल ने दोपहर बाद ही रवाना हो गए। उन्होंने वहां कुछ लोगों के साथ औपचारिक मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने हरियाणा के सांसदों के साथ दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में डिनर के साथ लोकसभा चुनाव को चर्चा की। आज ही हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री की हुई बैठक। हरियाणा ग्रुप डी की एग्जाम का शेड्यूल जारी। 21 से 22 अक्टूबर का 2 स्तर में परीक्षा पेपर के लिए कैंडिडेट को मिलेगा 1 घंटा 45 मिनट। हरियाणा में ग्रुप डी की भर्ती के लिए होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET एग्जाम को लेकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने शेड्यूल जारी कर दिया गया है। प्रदेश में 21 से 22 अक्टूबर को ग्रुप डी की विभिन्न भर्तियों को रिटर्न एग्जाम होगा। 2 स्तरों में होने वाले एग्जाम के लिए कैंडिडेट को 1 घंटा 45 मिनट मिलेंगे। पहले स्तर में सुबह एग्जाम 10 बजे शुरू होकर 11:45 पर समाप्त होगा। इसके बाद शाम को 3 बजे एग्जाम शुरू होकर 4:45 पर समाप्त होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे पेपर। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की ओर से शेड्यूल में बताया गया है कि पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि MCO होगा। परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दिया जाएगा। उम्मीदवार ने जिस भाषा में आवेदन किया है उसी भाषा में उसको प्रश्न पत्र दिया जाएगा। HSSC की ओर से उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि एग्जाम में संबंधित अधिक जानकारी के लिए आयोग की अधिकारी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। 53,500 रुपए की होगी सैलरी। हरियाणा सरकार चयन ग्रुप डी की भर्ती के माध्यम से हरियाणा ने विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, आयोगों से 13,536 पदों को